वेरी स्वीट नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बेस के बारे में। यानी हमें मूलतः पढ़ना है ब्रेन का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। लेकिन उससे पहले हम ये बात समझ लें कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के किस सिस्टम के अंतर्गत आता है और उस सिस्टम में ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रेन की क्या महत्ता है। यानी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को आप, अगर मैं एक और नाम बताऊं तो उसको आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। यानी जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारी बॉडी को नियंत्रित करती है और सामंजस्य बनाए रखती है किसके बीच में? बाह्य वातावरण के मध्य में। यानी जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन बनाए रख रहा है किसके बीच में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर एक बात और मैं बताऊं आपको कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो है न्यूरॉन्स। जिस प्रकार हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी है, यानी हमारी बॉडी का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है, कोशिका है, उसी तरह जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है। इस आने वाले समय में हम न्यूरॉन्स के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम बहुत कुछ जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, लोब्स क्या होते हैं, डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं। हम बहुत डिटेल में न्यूरॉन्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो, मोटे तौर पर नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समझिए। नर्वस सिस्टम को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला कौन सा भाग है? पहला भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो CNS कह सकते हैं। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PNS। और अगर थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ANS। यानी मोटे तौर पे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। CNS, PNS और ANS। अब देखते हैं कि जो CNS है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो CNS है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है वो ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं सुषुम्ना। क्या कहते हैं इसको? सुषुम्ना, या इसको मेरुरज्जु भी कहते हैं। मेरुरज्जु। ओके। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जो सिस्टम होगा उससे कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी?
ये दो चीजें हैं, एक है क्रेनियल नर्व, इसको क्या कहते हैं, क्रेनियल, और दूसरा है स्पाइनल नर्व। पीएनएस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक क्रेनियल नर्व है और एक है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की अगर मैं हिंदी कहूं इसको, तो इसको कहते हैं इसको जो भी कहते हैं, अभी हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका। स्पाइनल नर्व को कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं, और इसको कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। याद आ गया, इसको कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं, और इसको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो कितनी पाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी में 12 पेयर्स पाए जाते हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी में, जैसे मैं अगर ऑप्शन एग्जांपल के तौर पर लूं तो इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में सुना होगा आपने। ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व। ठीक है, एक चीज और मैं यहां बता दूं कि जो वेगस नर्व है वो क्रेनियल नर्व में एक डिफरेंट टाइप की नर्व है, क्योंकि बाकी जितनी नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स में वो क्या करती हैं, जो हेड होता है यानी जो ब्रेन होता है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती हैं, जबकि जो वेगस है, वेगस नर्व है, ये क्या करती है, सेंसरी यानी जो टच, अगर कोई देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले जाती है, यानी किसी ने अगर आपको टच किया तो वो वेगस नर्व होगी, वो लेकर जाएगी क्रेनियल नर्व्स में। बाकी नर्व्स ऐसा नहीं करती हैं। अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में होती हैं 31 पेयर्स। इसके 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़ी होते हैं हमारी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं बॉडी के वेरियस रीजन्स से, विभिन्न बॉडी के विभिन्न पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। कौन, स्पाइनल नर्व्स। ओके, आते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर। देखो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, या इसको कहते हैं स्वायत्त नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, ये अनकॉन्शियस एक्शन जितने होते हैं, अनकॉन्शियस एक्शंस जितने होते हैं हमारी बॉडी में, उसको ये मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। कौन कौन से अनकॉन्शियस एक्टिविटी हो गई हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट बीट, हार्ट रेट कह लो उसको, हृदय का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस के द्वारा किया जाता है। डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं आपके आंख के आगे अचानक से हाथ ऐसे करूं, अचानक से कोई चीज आ जाए तो आपकी पलक झपक जाती है, यानी पलक डाउन हो जाती है, तो वो भी एएनएस के कारण होता है। वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, यानी इसको कहते हैं पिप्युलरी रिस्पॉन्स। यूरिनेशन जो होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी इच्छा से नहीं होता। सेक्सुअल एराउजल जो होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी इच्छा से नहीं होता, वो एएनएस कंट्रोल करता है, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को भी हम दो भागों में बांटते हैं। ओके, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को भी हम दो भागों में बांटते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, डेंजरस सिचुएशन हो, या
स्ट्रेसफुल माहौल हो, कोई समझो कोई कंडीशन खराब हो रही है, यानी कोई इमरजेंसी आपातकालीन कंडीशन आ गई, कोई डेंजरस सिचुएशन आ गई या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सपोज आपके ऊपर किसी ने क्या किया, हमला कर दिया, आपको सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उस समय आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी है, और उस एनर्जी को रिलीज करना हमारी बॉडी का काम है। उस एनर्जी को रिलीज कैसे करेगा, कौन करेगा, वो करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैसे करेगा, वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा। क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा। हार्ट बीट के बढ़ने से क्या होगा, देखो हार्ट बीट के बढ़ने से आपकी जो बॉडी मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा ब्लड पंप करेगा। वो क्या करेगा, जब हार्ट बीट बढ़ेगी यानी जो हृदय है वो ज़्यादा काम करने लग रहा है और आपकी बॉडी मसल्स को वो एक्स्ट्रा ब्लड पंप करेगा। एक्स्ट्रा ब्लड कौन सा पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा। आपकी मसल्स को उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, आपकी मसल्स को उस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होगी, वो प्रोवाइड करेगा हार्ट बीट के द्वारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई क्या होता है इसमें। सेकंड कंडीशन में अगर मैं बात करूं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक मैं नाम और दे दूं उसको, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। जब हम आरामदायक सिचुएशन में बैठे होते हैं उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या परा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र काम करती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है। कम मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम, बहुत कम नहीं। जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ग्लैंड एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका कंजर्वेशन होने लगता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर होता है। और यहां इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एनर्जी व्यय होती है। क्या होती है, एनर्जी व्यय होती है। बात समझ में आ गई आपको। एक बार मैं फिर से क्लियर करूं, देखो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जिसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उसे कोऑर्डिनेट करना। उसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, वो न्यूरॉन्स होती है। इसको तीन मोटे भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कहते हैं हिंदी में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो दो भागों से मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल को कहते हैं कपालीय और स्पाइनल को कहते हैं मेरु नर्व। क्रेनियल नर्व हमारी बॉडी में 12 जोड़ी पाई जाती हैं, उसमें से कुछ है ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व। वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और उसे आगे बढ़ाती है। स्पाइनल नर्व क्या है, स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में 31 जोड़ी पाई जाती है और ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के वेरियस रीजन से कनेक्ट करती है। बात समझ में आई आपको। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो ये अनकॉन्शियस एक्शंस जो हमारी इच्छा से नहीं होने वाले हों उसको कंट्रोल करती है। अनकॉन्शियस एक्शन ऐसे कौन से एक्शन होते हैं, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, रिस्पायरेटरी रेट, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, यूरिनेशन या सेक्सुअल अराउजल। ये इतनी चीजें जो है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनकॉन्शियस एक्शंस में आती हैं। आगे आकर एएनएस को भी हम दो भागों में बांटते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल माहौल हो या डेंजरस सिचुएशन हो, उसमें हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ा देता है, उससे आपकी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जिससे आपके बॉडी मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है और आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और उस समय रिएक्ट कर पाते हैं सही से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। इसकी कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो ग्लैंड की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। साथ में जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है वो कंजर्व कर ली जाती है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होता है और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का व्यय होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है यहाँ पर, या उस समय यहाँ एनर्जी का यूज होता है। बात समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझा दूं यहाँ पे,
देखिए एक शब्द आता है ब्रेन, ओके, एक शब्द आता है ब्रेन और एक दूसरा शब्द आता है माइंड, ठीक है। ब्रेन, एक शब्द आता है, क्या आता है, ब्रेन, और दूसरा शब्द आता है माइंड। ब्रेन का मतलब हिंदी में होता है मस्तिष्क और माइंड का मतलब होता है हिंदी में दिमाग, ओके। अब क्या ब्रेन और दिमाग एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। ब्रेन और दिमाग ये दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो, अगर ये ब्रेन है तो उसमें ये दिमाग है, ये दिमाग हो सकता है, ये दिमाग हो सकता है, यानी ब्रेन के अंदर दिमाग एग्जिस्ट करता है। समझिए आप, ब्रेन जो है एक फिजिकल ऑर्गन है विच इज एसोसिएटेड विथ माइंड एंड कॉन्शियसनेस। क्या है ये? एक फिजिकल ऑर्गन है जो कि एसोसिएटेड है विथ किसके साथ? माइंड के साथ एंड कॉन्शियसनेस के साथ। कॉन्शियसनेस के साथ अटैच्ड होता है, यानी चेतना और दिमाग के साथ ब्रेन जो है वो अटैच्ड होता है और वो एक फिजिकल ऑर्गन है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो माइंड है, माइंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, इमोशन, इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन, परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस दैट हैपेंस विद इन द ब्रेन। मीन्स इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, लिख दूं मैं यहां पे, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, इमोशन, डिटर्मिनेशन, इमेजिनेशन, परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस दैट टेक्स प्लेस विद इन द ब्रेन, जो ब्रेन के अंतर्गत होती है। बात समझ में आई आपको? यानी अगर ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें माइंड हो ही, और अगर माइंड है ब्रेन नहीं है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब ब्रेन रहेगा यही तभी माइंड संभव हो सकता है, और ब्रेन और माइंड साथ में रहे ये संभव हो सकता है। यानी ब्रेन का अकेले अस्तित्व है बिना माइंड के। अगर माइंड नहीं तो ब्रेन, अरे पागल लोग जिनके दिमाग नहीं होता है उनको केवल ब्रेन ही तो होता है, माइंड कहाँ होता है उनके। लेकिन जिनको माइंड होता है उनको ब्रेन होना जरूरी है। जब ब्रेन होगा उसी के अंदर तो आप सोचोगे, इमोशंस फील करोगे, आप इमेजिनेशन करोगे। जो मैं अभी यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा मस्तिष्क का, वो आप इमेजिन तो करोगे ना, तो माइंड में करोगे ना, और माइंड से उसको ब्रेन के अंदर होगा ना ये सारा प्रोसेस। बात समझ में आई? अब मैं आपको थोड़ा सा इसे लिंक करता हूँ अपने कंट्री से। देखो कैसे। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़ है, 130 मान लो। 130 करोड़ ब्रेन हमारे पास है। हमारे पास नंबर्स ऑफ ब्रेन कितने हैं? 130 करोड़। फिर भी आज हम डेवलपिंग नेशन है, फिर भी हम विकासशील देश में है। इसका मतलब ब्रेन कितने हैं आपके पास ये जरूरी नहीं है, आपके पास माइंड कितने हैं ये जरूरी है। यानी जो ब्रेन है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा माइंड में, क्योंकि 130 करोड़ का जो 130 करोड़ ब्रेन है लेकिन उतने माइंड तो नहीं है ना। यानी हमें ज़्यादा जरूरत किसकी है? माइंड की जरूरत है। ब्रेन कम हो तो भी सही, यानी मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। यानी अगर पॉपुलेशन कम है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन माइंड होना चाहिए। तो आपको माइंड और ब्रेन में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना। माइंड अलग है और ब्रेन अलग है। माइंड इज अ सबसेट ऑफ ब्रेन। एक चीज मैं और कह सकता हूं इसको, माइंड इज अ सबसेट ऑफ ब्रेन, ओके। एक IQ लेवल भी मापा जाता है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। इसके अंतर्गत होता है कि 140 जब हो तब उसे माना जाता है जीनियस या नियरली जीनियस। 120 टू 140 होता है तो इसको माना जाता है वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट। 110 टू 110 टू 119 इसको माना जाता है सुपीरियर इंटेलिजेंट। और 90 टू 109
इसको माना जाता है नॉर्मल। तो अगर हम अपना बात करें कि हम लोग किस लेवल में आते हैं IQ लेवल में, तो भाई हम लोग अभी हम अपना पता नहीं है तो हम 140 में आएंगे। और क्या भाई, अपने आप को हम क्यों कम समझें, हम तो जीनियस हैं या नियरली जीनियस हैं। अपने आप को कम समझना कौन सी होशियारी है? हम जीनियस मानेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें अपना IQ तो अभी पता ही नहीं है, अभी IQ तो हमने अपना ज्ञात ही नहीं करवाया ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम ब्रेन के स्ट्रक्चर पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।